प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र अर्थात लेंस मेकर सूत्र का निगमन समझाऊंगा। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण में यह शीर्षक अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए माना कि कोई पतला उत्तल लेंस जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 एवं जिसकी मोटाई t है, किसी n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा गया है। इसको आप इस चित्र में भली भांति देख पा रहे हैं कि यहाँ एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक n2 है, किसी n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। इस लेंस द्वारा इस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब जो कि I पर बनता है को दो चरणों में समझाया जा सकता है। प्रथम चरण में लेंस के प्रथम उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बिंदु I' पर बनता है। ऐसा प्रथम गोलीय पृष्ठ द्वारा किया जाता है, जबकि द्वितीय गोलीय पृष्ठ इस बिंदु वस्तु I' का अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बनाता है। इस प्रकार इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दो चरणों में होता है। इसको हम पृथक पृथक रूप से आगे समझेंगे। प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए ये देखिए, लेंस को दो हिस्सों में तोड़ लिया गया। लेंस का प्रथम गोलीय पृष्ठ, इस स्थिति में प्रकाश n1 अपवर्तनांक के माध्यम से n2 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश कर रहा है। वायु से, लेंस वायु में रखा हुआ था या किसी n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ था, तो उस n1 अपवर्तनांक के माध्यम से प्रकाश n2 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश कर रहा है। आप देख रहे हैं हरे रंग के द्वारा यह आपतित किरण दर्शाई गई है। यहाँ भी आप देखेंगे कि आपतित किरण हरे रंग द्वारा दर्शाई गई है तथा प्रथम पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तित किरण है वो सीधे प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तित होने के पश्चात जाती हुई मुख्य अक्ष को बिंदु I' पर काटती है, जहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि वह किरण सीधे जाकर के बिंदु I' पर काटती है। यह माना गया है कि वायु से या n1 अपवर्तनांक के माध्यम से चलने के बाद प्रकाश n2 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश कर गया। इस उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र आप जानते हैं, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। यहाँ v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। इस पृष्ठ पर आप देखेंगे पृष्ठ की वक्रता, प्रथम उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या P1C1R1, P1C1, इसलिए r की जगह P1C1। प्रतिबिंब की दूरी P1I' जिसको कि हमने V' माना है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी P1I' जिसको V' माना है। इसी प्रकार वस्तु की दूरी P1O, जिसको कि हमने U माना है। इनको हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमको समीकरण 1 प्राप्त होगा। n2/v' माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। अब द्वितीय स्थिति, जिसमें कि ये प्रकाश किरण जो यहाँ अपवर्तित हुई है, ये आपको पता है कि यहाँ ये उत्तल लेंस है, तो ये इस प्रकार से ये माध्यम यहीं समाप्त होगा। यहाँ के पश्चात जो माध्यम आएगा वो पुनः n1 अपवर्तनांक का माध्यम आएगा। इस प्रकार ये किरण जो यहाँ अपवर्तित हुई है
वह पुनः इस लाल पृष्ठ पर अपवर्तित होगी और इस लाल पृष्ठ को ऐसा लगेगा कि इधर ये किरण जिधर से आ रही है उधर कोई एक ही माध्यम है जिसका कि अपवर्तनांक n2 है। इस स्थिति को निम्न चित्र में समझाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये वो किरण है जो कि द्वितीय उत्तल पृष्ठ को यहाँ प्रतीत हो रही है, इस पृष्ठ को यहाँ प्रतीत हो रही है। यह किरण जो कि दिखाया गया है कि I' पर सीधे चली जानी चाहिए थी, जो कि इसके लिए आभासी प्रतिबिंब था, वस्तु का कार्य कर रहा है। इस बिंदु वस्तु I' को प्रतिबिंब यह I पर बना रहा है, अर्थात ये चूँकि ये n2 सघन माध्यम है और n1 विरल माध्यम है, तो इस प्रकाश किरण को इसने अविलंब से दूर झुका दिया है। इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। यहाँ वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी P2I, दर्पण गोली पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी P2I, इसी प्रकार वस्तु की दूरी P2I' और वक्रता त्रिज्या P2C2 हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से। तो इस पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से n1, अच्छा यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि n1 पहले आया है और n2 बाद में, क्योंकि प्रकाश n2 अपवर्तनांक से n1 अपवर्तनांक में जा रहा है। जिस अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश जाता है वह पहले आता है और जहाँ से जाता है वो बाद में आता है। तो n1/P2I बराबर माइनस n2/P2I' बराबर n1 माइनस, इसी प्रकार से यहाँ n1 माइनस n2/P2C2। P2I जैसा मैंने बताया यहाँ V है, P2I' जो कि U है और उसकी वैल्यू V' हम यहाँ मानेंगे। ये अभी आपको समझ में आएगा कि हम इसको V' क्यों मानेंगे, क्योंकि दूरी कहाँ से नापी गई है, P2 से। एंड और जो V' दूरी थी प्रतिबिंब की वो कहाँ से नापी गई थी, P1 से। P1 प्रथम गोली पृष्ठ का ध्रुव है और P2 द्वितीय गोली पृष्ठ का ध्रुव है। अब इस प्रकार यहाँ P2C2 बराबर R, P2C2 बराबर R2, P2C2 बराबर R2। अब इन मानों को यदि हम इस समीकरण में रख दें तो हमको नया समीकरण प्राप्त होगा n1/V माइनस n2/V' बराबर n1 माइनस n2/R। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम जोड़ सकते हैं और यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो हमको इसमें इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ा जाए, आप देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा जाए तो n2/V' और यहाँ n2/V', यहाँ V' ये दूरी, यहाँ V' बराबर V' लिखा गया है। वो आप पतले लेंस के लिए मैंने कहा कि V' P1 से नापी गई दूरी है ये, और V' P2 से नापी गई दूरी है। P1 और P2 में थोड़ा अंतर है जो आपको इस चित्र से समझ में आएगा। P1 और P2 में फ़र्क है और वो अंतर लेंस की मोटाई के बराबर है। इस प्रकार V' और V' में फ़र्क है, लेकिन पतले लेंसों के लिए वो अंतर अधिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर V' और V' को बराबर मान लिया गया है। V' P2I' V' तो उसको बराबर मान लिया गया है। इसलिए इस समीकरण और इस समीकरणों को आप जोड़ेंगे तो n2V' से n2V' कट जाएगा, आपको मिलेगा n1/V माइनस n1/U। ये n1/V माइनस n1/U बराबर n2 माइनस n1/R प्लस n1 माइनस n2/R। आप इसे हल करेंगे तो ये अगली पंक्ति और n1 कॉमन लेने के पश्चात ये यहाँ n2/n1 क्या है,
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस माध्यम के सापेक्ष जिसमें लेंस को रखा गया है। अब यदि हम कल्पना करें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों की, जिसके लिए u का मान अनंत होता है और वो लेंस द्वारा अपने फोकस पर फोकसित हो जाती हैं, इसलिए v का मान f, u का मान अनंत हम इस समीकरण में रखें तो हमको प्राप्त होगा 1/f बराबर n2 माइनस n1 n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। n2/n1 को हम n भी कह सकते हैं। यही लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। यहाँ आप समझेंगे f लेंस की फोकस दूरी है, n लेंस के पदार्थ का उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है जिस माध्यम में लेंस को रखा गया है। r1 प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और r2 द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। इस प्रकार यह लेंस मेकर सूत्र का निगमन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब इस सूत्र से लेंस की फोकस दूरी f स्पष्टतः लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक जिसमें लेंस रखा है एवं लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं r1 एवं r2 पर निर्भर करता है। उसी को हम यहाँ समझाएंगे लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। लेंस की फोकस दूरी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर एवं लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक n2/n1 पर निर्भर करती है। n का मान बढ़ाने पर f का मान कम हो जाता है। n का मान बढ़ाने पर अर्थात सापेक्ष अपवर्तनांक, जैसे यदि हमारे पास एक कांच का लेंस है और वह वायु में रखा है तो n का मान कुछ निश्चित, जैसे कि आपको पता है 1.5 प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसी लेंस को यदि हम पानी में रख दें तो n का मान घट जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यहाँ मान बढ़ाने पर फोकस दूरी कम होती है, तो इसका विपरीत n का मान कम करने पर फोकस दूरी अधिक हो जाती है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, पहला जो डिपेंडेंस है वो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर। आपको मालूम है उत्तल लेंस के लिए प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक, जबकि द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या चूंकि इस दिशा में नापी जाती है तो ऋणात्मक होती है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सूत्र में r2 माइनस हो गया, यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार ये राशि सदैव धनात्मक होगी। उत्तल लेंस के लिए यह राशि सदैव धनात्मक होगी। n धनात्मक होगा, 1 से अधिक होगा तो फोकस दूरी f उत्तल लेंस की सदैव धनात्मक होगी। अब अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। उसकी प्रथम वक्रता त्रिज्या इधर नेगेटिव, द्वितीय वक्रता त्रिज्या इधर पॉजिटिव। इस प्रकार यहाँ माइनस का चिन्ह एक ऑलरेडी था, यहाँ माइनस भी आ गया, माइनस कॉमन ले लिया गया, तो ये माइनस चिन्ह आने से अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अब लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता, ये अति महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित 1 अंक 2 अंक में तथ्यात्मक, बोधात्मक या आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नंबर 1, यदि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो। उदाहरण के लिए यदि कांच में वायु का बुलबुला बने, वायु का बुलबुला कांच में, या कांच के लेंस को किसी ऐसे पदार्थ में हम रखें जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक हो। ऐसी स्थिति में ये n में हमेशा ये हम लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता पड़ रहे हैं, तो यहाँ जो रोल प्ले करेगा वो n। तो n बराबर, आपको पता है n बराबर क्या होता है, n2/n1 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बटे जिस माध्यम में लेंस स्थित है उसका अपवर्तनांक। n1 यहाँ पर अधिक है, n2 कम है,
इसलिए n का मान 1 से कम हो जाएगा। n का मान 1 से कम होने के कारण n-1 ऋणात्मक हो जाएगा, n-1 ऋणात्मक होगा। n-1 के ऋणात्मक होने से हमने देखा था उत्तल लेंस के लिए 1/r1 - r2 धनात्मक होता है। उसके पश्चात भी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी और उत्तल लेंस जो है वो अवतल की भांति व्यवहार करेगा। और इसी प्रकार अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये अति महत्वपूर्ण है। अर्थात वायु का बुलबुला जो कांच के अंदर या पानी के अंदर बना है, उसके दोनों पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होने के बाद भी वह वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कांच के अंदर वायु के बुलबुले के दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल, है ना। इसके पश्चात भी वह उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, तो उत्तल लेंस होने के बाद भी वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है या प्रश्न है। अब यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, सामान्यतः आप जानते ही हैं, जैसे कि कांच का लेंस वायु में रखा गया है तो उसमें लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है। जैसा लेंस उत्तल है तो उत्तल रहता है और अवतल है तो अवतल रहता है। लेकिन हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जानना है कि यदि लेंस को किसी ऐसे अपवर्तनांक में रखा गया जैसे कि वायु में, फिर हमने लेंस को वायु से हटाकर यदि जल में रख दिया तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसको हम उदाहरण के तौर पर जल में कांच का लेंस, देखिए यहाँ दिखाया गया है, जल में कांच का लेंस, इसको गणितीय प्रारूप से सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार लिक्विड में, लिक्विड एल फॉर लिक्विड, द्रव में एयर, एफ एयर के लेंस की फोकस दूरी कम होगी और लिक्विड में अगर लेंस को रखा गया है तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। उसको यहाँ अपवर्तनांक के पारस्परिक निर्भरता के आधार पर समझाया गया है। मैं इसको एक आंकिक प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थियों आपको हल करके दिखाऊंगा तो आपकी समझ में और अधिक स्पष्ट तौर पर आएगा। अब यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो, तो आप देख रहे हैं इस स्थिति में n का मान 1 हो जाएगा और n का मान 1 रखने पर f अनंत हो जाएगा और लेंस समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा।